नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे कि कर्नाटिक वॉर्स जो हुई थी 1746 से लेकर 63 के बीच में ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में, उसमें जो फ्रेंच डिफीट है या फिर जो ब्रिटिश विक्ट्री है, उसकी वजह क्या थी। आज के लेक्चर में कर्नाटिक वॉर्स के पीछे या कर्नाटिक वॉर्स की कॉन्सिक्वेंसेस के पीछे की जो कहानी है, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में हमारी जो कोशिश होगी वो ये कि हम दोनों पार्टीज़ को कंपेयर करें। हम कंपेयर करेंगे उन कंपनीज़ को, उन नेशंस को जहाँ से कंपनीज़ आ रही हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं, उनकी हम तुलना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन और फ्रांस की। ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो फ्रांस की तुलना में ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, ध्यान रखना। और जिनका सिस्टम अच्छा होगा, जिनका गवर्नेंस अच्छा होगा, वो प्रोग्रेसिव होंगे और वही कंपटीशन में जीतेंगे। अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रिटेन में ओलिगार्की थी। ओलिगार्की का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल का रूल। ग्रुप ऑफ पीपल का रूल, इसको हम ओलिगार्की कहते हैं। इसी को अदर कंटेक्स्ट में अगर हम समझाएं तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस भी यूज़ कर रहे थे। इसी कंटेक्स्ट में वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, यानी कि यहाँ पर मेरा वचन ही है शासन, जो शिवगामी देवी का डायलॉग है बाहुबली में, वो नहीं चलता था। यहाँ पर संविधान ने जो राजा है, जो मोनार्की है, उसकी पावर को लिमिट कर दिया था। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल का गवर्नमेंट था। तो होता ये है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, और जो भी फैसले पार्लियामेंट्री डिबेट्स या फिर किसी भी डिबेट से या डिस्कशन से लिए जाते हैं, वो बेहतर होते हैं, है ना। और वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक और रियलिस्ट होते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, जो ज़मीन पर काम आए, आदर्शवादी नहीं। सनक से लिए हुए फैसले नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर लंबी डिबेट्स होती हैं, उन पर डिस्कशंस होते हैं। उसकी तुलना में अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में डेस्पोटिक मोनार्की है। उसी को हम एब्सोल्यूट मोनार्की भी कहते हैं। डेस्पोटिक या एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि राजा के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हिंदी में उसे हम निरंकुश शासक कहते हैं। तो जब राजा के ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो और वो सारे फैसले करने के लिए स्वतंत्र हो, तो इन हालातों में होगा ये कि वहाँ पर एक ही बंदा जो है, एक ही व्यक्ति जो है, जो राजा है, वही सब कुछ डिसाइड करेगा। और फ्रांस में ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, इतनी घटिया, इतनी बेकार थी कि 1789 तक आते-आते हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और वो वहाँ के राजा लुई 16 की गर्दन उतार देते हैं, उसको मार देते हैं और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब समझ आइए कि फ्रांस में जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था वो बहुत ही घटिया था, या यूँ कहें उस समय के हिसाब से ब्रिटेन की तुलना में बहुत पीछे का था। इस कंटेक्स्ट में ध्यान रखना, कर्नाटिक वॉर्स के टाइम पर जो राजा था वो था लुइस 15, और ये बहुत ज़्यादा ईज लविंग था, कंफर्ट लविंग था, थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप का आदमी था, उतना स्मार्ट नहीं था जितने के ब्रिटिश डिप्लोमेट्स या पॉलिटिशियंस थे। तो वो इनकैपेबल है, उतना स्मार्ट नहीं है। हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, जब ब्रिटिश डिप्लोमेट्स ने इनको मैनिपुलेट किया तो इन्होंने डुप्ले को उस समय बुला लिया जिस समय फ्रांस को इंडिया में, फ्रेंच कंपनी को इंडिया में डुप्ले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी तरीके से डुप्ले ने बड़ी मुश्किल से मद्रास को जीता था, अंग्रेजों को साउथ इंडिया से गायब कर दिया था। लेकिन इस लुइस 15 ने नॉर्थ अमेरिका की लुइसबर्ग को लेने के चक्कर में मद्रास को दे दिया। अगर मद्रास नहीं दिया होता तो साउथ इंडिया में मद्रास फ्रेंच के पास होता और ब्रिटिश साउथ इंडिया से गायब हो गए होते। तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के एडवांटेजेस थे, वो सारे इन्होंने खो दिए बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ राजा, क्योंकि उसने कभी चर्चा ही नहीं की। उसने कहा मेरा वचन ही है शासन। नेक्स्ट जो फैक्टर्स काम करेगा वो ये कि दोनों जो नेशंस हैं, उनकी अपनी अपनी अलग प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ हैं। जो फ्रांस है वो कॉन्टिनेंटल पावर बनना चाहता है, यानी कि वो यूरोप में बहुत बड़ा बनना चाहता है। इसीलिए अक्सर वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी आर्मी को यूरोपियन वॉर्स के लिए तैयार करता है। इसको ज़मीन पर लड़ना है, इसको लैंड पर लड़ना है, और इस वजह से वो कभी अपनी नेवी को या अपने कॉलोनियल एम्पायर को मजबूत नहीं करेगा। इसलिए फ्रांस ने कभी अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, और जब कोशिश नहीं की या फिर आधे मन से कोशिश की तो वो हार गया। इसी कंटेक्स्ट में जो ब्रिटेन है,
उसने हमेशा अपने कॉलोनियल एम्पायर को प्रोटेक्ट करने पर फोकस किया। अगर अगर इंग्लैंड को अपने कॉलोनियल एम्पायर को प्रोटेक्ट करना है, तो उसे अपनी नेवल पावर को स्ट्रेंथन करना होगा। तो उसने अपनी नेवल पावर को मजबूत किया, इन्फेंट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको ज़मीन पर लड़ना ही नहीं है यूरोप में। इसी कंटेक्स्ट में ध्यान रखना कि इंग्लैंड का जो एटीट्यूड है यूरोप की तरफ, वो कैसा है? यूरोप में वो चाहता क्या है? यूरोप में वो अपने आप को कैसे देखता है? वो बस ऐसे देखता है कि यूरोप में जो डिफरेंट नेशंस हैं, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है, इटली है, तो ये जितने भी नेशंस हैं, ये आपस में बैलेंस ऑफ पावर बना के रखें, जिससे कि कोई एक ज़्यादा ताकतवर ना हो सके। इंग्लैंड को मालूम था कि अगर किसी ने यूरोप को डोमिनेट किया, तो वो इंग्लैंड की तरफ एक्सपेंड करेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में ध्यान रखना कि इन्होंने सिर्फ वहां पर तभी इंटरफेयर किया है, नेपोलियन को खत्म किया है, हिटलर को खत्म किया है, सिर्फ तभी खत्म किया है जब उनको लगा कि कोई एक अगर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्प्लेंडेड आइसोलेशन की पॉलिसी, शानदार तटस्थता की नीति। तो इस कंटेक्स्ट में ध्यान रखना कि इंग्लैंड यूरोप में इंटरफेयर रेयरली करेगा, और सिर्फ तभी करेगा जब उसके अस्तित्व पर खतरा कोई यूरोपियन पावर बनने की कोशिश करेगा। और अदरवाइज वो क्या कर रहा है? उसने समंदर पर फोकस किया, उसने समंदर को प्राथमिकता में रखा। अब जो समंदर पे राज करना चाहेगा वो नेवी को स्ट्रेंथन करेगा, और जो लैंड पर फोकस करेगा वो नेवी को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। तो इंडिया में अगर आपको जीतना है, तो नेवल पावर एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन का फंडा क्लियर था, हम अपना कॉलोनियल एम्पायर को स्ट्रेंथन करेंगे, और फ्रांस ने फोकस किया कॉन्टिनेंट पे, और वो कॉन्टिनेंट पे फोकस करेगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, इसमें इनका कोई खास खुद का कोई रोल नहीं है। इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है ना, उसने इनको फोर्स किया था कि उन्हें किसको फोकस पे रखना है। फ्रांस चूंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के भीतर है, इसलिए वो कॉन्टिनेंट पर फोकस करेगा। और इंग्लैंड की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो एक आइलैंड कंट्री वाली है, इसलिए वो किस पर फोकस करेगा? नेवी के ऊपर। तो ध्यान रखना, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इनकी इन पॉलिसीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करें अगर यूरोपियन कंपनीज के नेचर की, तो वो जो कंपनीज हैं उनके खुद का जो नेचर है वो भी वेरी कर रहा है, और नेचर के डिफरेंस की वजह से भी ये कंपनियां अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगी। अगर हम ब्रिटिश कंपनी की बात करें, तो जो ब्रिटिश कंपनी है वो एक इंडिपेंडेंट कमर्शियल कॉरपोरेशन है, जिसका प्राइमरी फोकस जो है वो ट्रेड और प्रॉफिट है। और इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना के बराबर है ही नहीं। इसलिए ये कंपनी जो है ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और इनके पास जो कर्मचारी हैं, जो पर्सनल है, जो लीडरशिप है, वो बेहतर है। ध्यान रखना है, ये जो ब्रिटिश कंपनी थी इट वाज मोर प्रोफेशनल, मोर एफिशिएंट, और इसी वजह से उसने अच्छे से काम किया। उसकी तुलना में अगर फ्रेंच कंपनी की बात करें, तो जो फ्रेंच कंपनी है वो एक सरकारी डिपार्टमेंट के तरह थी। और हम सभी जानते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं वो कैसे होते हैं, है ना? उन्हें परफॉर्मेंस के पीछे, मतलब अगर आप आईएएस बन जाते हैं, आप कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी बन जाते हैं, तो आपको मालूम है कि सैलरी मेरी फिक्स है। तो अगर मैं काम थोड़ा कम भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप काम करेंगे तो कंपनी आपको इवैल्यूएट करेगी, अगर आप उसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपको फायर भी कर सकती है। लेकिन सरकारी विभागों में ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से दिस कंपनी वाज वर्किंग मोर लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और इसी वजह से ये जो सरकारी कर्मचारी की तरह काम करने वाले प्राइवेट कंपनी के जो लोग थे, इन्होंने कॉमर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। जो कॉमर्स को नेग्लेक्ट करेगा, उसके फाइनेंसेस, उसके जो प्रॉफिट हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, और जिसके फाइनेंसेस कमज़ोर हो जाएंगे वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा किसी भी वॉर में, क्योंकि वॉर लड़ी जाती है पैसे से, आर्मी से नहीं, पैसे से फाइनेंस करनी पड़ती है वॉर। और इसी कंटेक्स्ट में ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो सरकारी इंटरफेरेंस के थ्रू हो रहे हैं, है ना? कोई मंत्री रिकमेंड कर रहा है, कोई राजा अपॉइंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो उतने एफिशिएंट, उतने कैपेबल लोगों के नहीं होंगे। और इस कंटेक्स्ट में आप बाकियों को छोड़ो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो गधा आदमी था जिसने इनको मरवा दिया, जिसने इनको निपटा दिया, वो था काउंडी लाली। काउंडी लाली यहाँ पर मोस्ट इनएफिशिएंट आदमी था, जिसकी वजह से थर्ड कर्नाटिक वॉर में ये लोग हारे।
एक और बात ध्यान रखना कि सरकारी इंटरफेरेंस की वजह से इवन यहाँ तक हालत हो गई थी कि 1725 से लेकर 1765 के बीच में फ्रेंच कंपनी के शेयर होल्डर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि आपके प्रॉफिट की गारंटी हम लेते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स थे उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फ्रेंच कंपनी है वो इंडिया में क्या कर रही है। जब शेयर होल्डर्स कोई अकाउंटेबिलिटी इम्प्लीमेंट या इम्पोज़ नहीं कर पा रहे हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कंपनी ठीक से काम करेगी। तो मोटी-मोटी बात ध्यान रखना, ये एक इंडिपेंडेंट कमर्शियल कॉर्पोरेशन की तरह काम कर रही थी, इसलिए बेहतर थी, और ये सरकारी विभाग की तरह काम कर रही थी, इसलिए ये बेकार कंपनी थी। अब हम नेवल पावर की बात करें कि भई नेवल पावर ने भी यहाँ पर बहुत क्रूशियल, बहुत डिसाइसिव रोल प्ले किया है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज़ थी, उनकी जो लोकेशन थी, वो कैसी थी? कोस्टल थी। कैसी थी? कोस्टल लोकेशन थी। और कोस्टल लोकेशन होने की वजह से इन कंपनियों के परफॉर्मेंस में जो नेवी का जो रोल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं, ये अपने-अपने देशों से बहुत दूर हैं, और इनके जो अदर ज्योग्राफिकल सेंटर्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, वहाँ से भी अगर इनको मदद चाहिए, तो वो मदद आने में नेवी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर आप मद्रास को कैप्चर करते हैं, तो मद्रास को बचाने का काम बंगाल करेगा। अगर आप पौंडीचेरी को कैप्चर करते हैं या सीज करते हैं, तो वे समंदर के रास्ते मॉरिशस या फिर माहे, कराईकल या यनम से रिइंफोर्समेंट आ सकता है। तो अगर आपके पास में नेवी कमज़ोर है, तो आपको ना तो मदद मिल सकती है और ना ही आपको रिइंफोर्समेंट मिल सकता है, जिस समय आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ी होगी। तो ध्यान रखना, नेवी बहुत ज़रूरी है एड और रिइंफोर्समेंट की। इसके साथ में अगर आपके पास में नेवी है, तो आप अपने दुश्मन को ब्लॉक कर सकते हो, उसको आइसोलेट कर सकते हो और उसको मिलने वाली किसी भी मदद से उसको वंचित कर सकते हो, डिप्राइव कर सकते हो। तो नेवी यहाँ पर बहुत क्रूशियल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश नेवी है, वो ऑब्वियसली सुपीरियर थी, और इसी वजह से थर्ड कर्नाटिक वॉर में काउंट डी लाली मद्रास को कैप्चर नहीं कर पाया था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश नेवी सुपीरियर थी, इसीलिए ये लोग जीते। फिर हम बात करें कि ब्रिटिश सक्सेस इन बंगाल, है ना? ध्यान रखना, 1757 में प्लासी की बैटल के बाद में ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल के रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया, और इस कैप्चर के बाद में बंगाल को कैप्चर करने के बाद में इनको बहुत रिसोर्सेज मिले इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ आर्मी और सोल्जर्स। तो जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास सोल्जर्स होगा, किसी भी वॉर में वही तो जीतेगा। और यहाँ पर काउंट डिलाली इस बात को समझ नहीं पाया कि बंगाल का जो कैप्चर है बाय द ब्रिटिश कंपनी वो कितना क्रूशियल है, उसको लड़ना नहीं चाहिए था। तो बंगाल के रिसोर्सेज ज़्यादा क्रूशियल साबित हुए थे, क्योंकि अब बंगाल के रिसोर्सेज को पाकर जो ब्रिटिश कंपनी है अब इंडिया से ही अपने वॉर को फाइनेंस कर सकती है। इवन कर्नाटिक वॉर तो छोड़ो आप, बंगाल के फाइनेंस के बेसिस पर ब्रिटिश कंपनी ने तो इंडिया ही कैप्चर कर लिया था, ये ध्यान रखना इस बात का, है ना? नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ लीडरशिप का, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो लीडरशिप है, वो ज़्यादा बेहतर है फ्रेंच कंपनी के लोगों से। ब्रिटिश कंपनी के पास में क्लाइव थे, लॉरेंस थे, सॉन्डर्स थे, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। इवन क्लाइव की हम लोग बात करें तो अर्काट का सीज़ तो आपको याद ही होगा। अर्काट में 53 दिनों तक इन्होंने चंदा साहिब की फोर्सेस को रोके रखा, और जब चंदा साहिब इनको अर्काट को कैप्चर नहीं कर पाया, तो इसी दरमियान ब्रिटिश फोर्सेस ने त्रिचनापल्ली से मोहम्मद अली को भी बचा लिया और अर्काट से भी चंदा साहिब को भगा दिया। हालांकि फ्रेंच फोर्सेस के पास भी या फ्रेंच कंपनी के पास में भी अच्छे सोल्जर्स थे, अच्छी लीडरशिप थी, डुप्ले और बस्सी बहुत शानदार थे, लेकिन लार्जली इन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने की वजह से यहाँ पर लोग उतने अच्छे नहीं थे, और इन सब में सबसे खतरनाक आदमी था काउंट डी लाली। अगर ये कोई इंडिपेंडेंट कमर्शियल कॉर्पोरेशन होती ना, फ्रेंच कंपनी, तो यहाँ पर लाली जैसे बंदे गवर्नर बन के कभी नहीं आते। और लाली ने ब्लंडर्स क्या किए थे? उसने थर्ड कर्नाटिक वॉर शुरू किया, उसने मद्रास को कैप्चर नहीं कर पाया, उस गधे ने हैदराबाद से बस्सी को बुला लिया। हालाँकि गधा नहीं कहना चाहिए, इट इज़ वेरी नॉट वेरी स्मार्ट थिंग टू से, लेकिन ध्यान रखना, काउंडी लाली ने काउंडी लाली ने हैदराबाद से जब बस्सी को बुला लिया, तो हैदराबाद को बड़ी आसानी से अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था। इसके साथ में अगर इसकी पर्सनैलिटी की हम लोग बात करें, तो ये पर्सनैलिटी वाइज़ वायलेंट था, इल टेम्पर्ड था, और अपने सबऑर्डिनेट्स को पनिश कर दिया करता था, है ना? उनको धमकियाँ दिया करता था। और इवन इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वनडे वॉश में बसी हारा, यानी कि फ्रेंच कंपनी डिसाइसिवली हार गई, तो पौंडीचेरी में इस कंपनी के कर्मचारियों ने मिठाइयाँ बाँटी, उसने उन्होंने सेलिब्रेट किया था कि अच्छा हुआ
इस आदमी से हमें छुटकारा मिला। तो लाली इतना बेकार आदमी था कि उसके सबॉर्डिनेट्स फ्रेंच कंपनी के हारने पर खुशियाँ मना रहे थे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट देना चाहेंगे क्लाइव, लॉरेंस और सॉन्डर्स, जिन्होंने बहुत क्रूशियल और अच्छा रोल प्ले किया था प्लासी को जीतने में, है ना? प्लासी को भी किसने जीता? क्लाइव ने जीता। अर्काट को भी किसने जीता? क्लाइव ने जीता। तो ध्यान रखना, जो बहुत डिसाइसिव या टर्निंग पॉइंट वाली जो विक्ट्रीज हैं, वो इन्हीं की लीडरशिप की वजह से आ रही थी। फिर हम डुप्ले के रोल की बात करें कि क्या डुप्ले भी रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंच डिफीट में? तो हाँ, ध्यान रखना कि एक लंबे समय तक, है ना? ध्यान रखना एक लंबे समय तक हिस्ट्री में एक फ्लॉ है, एक कमी ये रही है कि हिस्ट्री को हमने पीपल सेंट्रिक माना। यानी कि हमने महान लोगों या महान गधे टाइप के लोगों के हिसाब से इतिहास को समझा कि भाई इन्होंने सब खराब किया, इन्होंने सब बर्बाद किया, या फिर इन्होंने सब आबाद किया, या इन्होंने ही सब कुछ अचीव किया। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, अब हिस्ट्री जो है चेंज हो रही है और वो वाइडर फैक्टर्स या वाइडर पर्सपेक्टिव से इतिहास को देखती है। यानी कि वो व्यक्ति विशेष को ना देखते हुए अदर जो रेलेवेंट या कोरबोरेटिव फैक्टर्स हैं, उनको भी स्टडी करती है। तो ध्यान रखना, हम बात कर लेंगे कि डुप्ले ने गलती क्या की थी। डुप्ले ने गलती की थी कि उसने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड को नेग्लेक्ट कर दिया। उसने इंडियन स्टेट्स के मैटर्स में इंटरफेयर किया और इसी से सबक लेते हुए जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने बंगाल को कैप्चर किया। हम ये कह सकते हैं कि डुप्ले ने ब्रिटिश कंपनी को एक टेम्पलेट दिया कि हाँ, ऐसे भी काम किया जा सकता है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, इसने ग्राउंड की जो रियलिटी है अपने सुपीरियर्स को नहीं बताई। वो बस यही बोलता रहा कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए सुपीरियर्स इस बात से अनजान रहे कि उनको कितनी मदद भेजनी है या कितनी मदद भेजने के लिए तैयार रहना है। इसलिए जब क्रूशियल मोमेंट आया, तो जो फ्रेंच थे, वो समझ ही नहीं पाए कि हमें कितनी मदद भेजनी चाहिए और इस वजह से फ्रेंच फ्रेंच कंपनी इंडिया में हारी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इनकी जो मिस्टेक्स हैं, डुप्ले की जो मिस्टेक्स हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बात नहीं करनी चाहिए इनके बारे में, एक्सेजरेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स ने भी एक क्रूशियल और डिसाइसिव रोल प्ले किया था। और ध्यान रखना कि डुप्ले जैसी जो गलतियां हैं, वो ब्रिटिश कंपनी में भी हुई हैं। ब्रिटिश कंपनी ने भी आगे चलकर इस टाइप की गलतियां की हैं, जब इनको क्लाइव को क्या कहते हैं, इम्पीच करना पड़ा था, वॉरेन हेस्टिंग्स को लाना पड़ा था, कॉर्नवालिस को लाना पड़ा था। इन्होंने मिस्टेक्स की थी, लेकिन चूंकि ब्रिटिश कंपनी के अदर फैक्टर्स बहुत पावरफुल थे, इस वजह से इनकी गलतियां ढक गई। लेकिन चूंकि इनका जो फ्रेंच कंपनी का जो घर था, वो बहुत ही वीक फाउंडेशंस पर था, इसलिए जो डुप्ले था, उसकी गलतियां थोड़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई। तो ध्यान रखना, डुप्ले का रोल है तो सही, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हमें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियों होने के बाद भी ब्रिटिश कंपनी इंडिया से गायब नहीं हुई, लेकिन इन गलतियों ने फ्रेंच कंपनी को गायब कर दिया, क्योंकि अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर वीक थे। तो ये हमारा डिस्कशन था आज का, फॉर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच डिफीट इन द कर्नाटिक वॉर्स। थैंक यू।